नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर के एस मीना, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जूल का नियम, थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं। उस चैप्टर में हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया वो जूल का नियम। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट या जूल थॉमसन का नियम या प्रभाव। तो जूल और थॉमसन द्वारा रुद्धोष्म परिस्थितियों में किसी गैस की उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, दाब और निर्वात की ओर एक सरंध्र डार्ट द्वारा, माने कि एक छोटे से छिद्र द्वारा अगर गैस को, अणु को इसमें प्रसारित किया जाता है तो उस चीज को अनुभव किया और उसको कहा गया है कि उस समय शीतलन उत्पन्न हो जाती है। माने किसी भी गैस को अगर छोटे से छिद्र द्वारा प्रभावित किया जाता है तो वो गैस के ताप में अचानक कमी आ जाती है। वो जो कमी आ जाती है उसको उन्होंने कहा कि शीतलन का प्रभाव या जूल थॉमसन इफेक्ट के नाम से हम जानते हैं। लेकिन ये कंडीशन जो थी वो रुद्धोष्म एबायोटिक कंडीशन में ही ये पॉसिबल था, और दूसरा था कि उच्च दाब पर, टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर ये कार्य किया जाता है। जनरली हाइड्रोजन और हीलियम के अतिरिक्त सभी गैसें ये प्रभाव दर्शाती हैं, क्योंकि इनवर्स टेम्परेचर जो होता है, विक्रम ताप का इसके ऊपर प्रभाव होता है। तो सामान्य ताप से विक्रम ताप जो होता है वो सामान्य ताप से अधिक होता है। हाइड्रोजन और हीलियम भी इसकी विक्रम ताप क्रमशः वो नीचे जूल थॉमसन प्रभाव के द्वारा हम देखते हैं। सामान्य उच्च दाब पर गैसों के मध्य वान डेर वाल बल अत्यधिक होने के कारण गैस का दाब कम करने और निर्वात में प्रसारित करने पर कुछ गैस इन बलों के विरुद्ध कार्य करने में ऊर्जा उसकी खर्च हो जाती है, और वो जो ऊर्जा खर्च हो जाती है वो ऊर्जा की वजह से ही वहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है, शीतलन उत्पन्न हो जाता है। और इसको इसी आधार पे, माने इसी चीज का इफेक्ट के द्वारा गैसों का द्रवीकरण किया जा सकता है। ये एलपीजी आपके सिलेंडर में भर के आपके घर तक पहुंची है, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर अगर हॉस्पिटल में मिल रहे हैं तो इसी प्रभाव का उपयोग करते हुए ये कार्य हो रहा है। जूल थॉमसन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? जूल थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया कि जिसमें प्रारंभिक कंडीशन देखी तो P1, V1, T1, U1, और दूसरी कंडीशन जो अंतिम अवस्था जिसको बोल सकते हैं P2, V2 और U2 के द्वारा इसको परिभाषित कर रहे हैं। यहाँ पर परिभाषित कर रहे हैं। तो रुद्धोष्म परिस्थितियों में को प्राप्त करने के लिए एक ऊष्मारोधी नली का यूज किया जाता है, जिसमें एक तरफ डार्ट लगा रहता है। इस छिद्र में से इसमें से गैस के प्रसार को पहले ताप, माने दाब, आयतन, ताप और आंतरिक ऊर्जा, और प्रसार के प्रसार इसकी ताप, दाब, आंतरिक ऊर्जा द्वारा यानी किया गया कार्य अगर हम ज्ञात करते हैं तो DW इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 के द्वारा इसको एक्सप्रेस करते हैं। रुद्धोष्म परिस्थितियों में तृप्त का मान शून्य होता है, मानी टेम्परेचर चेंजेस शून्य होगा। उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार DU इक्वल टू माइनस DW, मानी कार्य किया जाएगा लेकिन उष्मा बाहर से ली जाएगी, क्योंकि वहां पर आपका क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है। तो इसको इस तरह कर सकते हैं, माइनस P2 V2 प्लस P1 V1, अर्थात U2 माइनस U1 इक्वल टू U2 माइनस U1 माइनस P2 V2 माइनस P1 V1। तो U2 प्लस उसके द्वारा इन दोनों को साथ में ले लेंगे, U2 प्लस P2 V2 इसको बराबर इसके बराबर हो जाएगा। तो H इक्वल टू U प्लस PV, अर्थात H1 और H2 यहाँ पर क्या होता है, बराबर होता है। तो डेल्टा H इक्वल टू H2 माइनस H1 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है गैसों के रुद्धोष्म प्रसार में एंथैल्पी स्थिर रहती है, एंथैल्पी में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। अब जूल थॉमसन गुणांक क्या चीज होती है? तो किसी गैस की एंथैल्पी H का एक अवस्था फलक है, स्टेट फंक्शन है, अतः DH एक पूर्ण अवकलन अगर इसका किया जाता है तो H का अवकलन कर रहे हैं हम, H का अवकलन POT के परिप्रेक्ष्य करते हैं, क्योंकि यहां पर हम कहते हैं कि जो एंथैल्पी है वो फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो समीकरण में H का दाब P और इसके ताप T के साथ अवकलन करते हैं, तो डेल्टा H इक्वल टू DH अपॉन DP एट कांस्टेंट टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू DP प्लस डेल्टा H अपॉन DP एट कांस्टेंट प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू DT, तो DH अपॉन DT विद कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू CP। ये CP की वैल्यू होती है, तो इस तरह डेल्टा H इक्वल टू DH अपॉन DT विद एट कांस्टेंट टेम्परेचर DP प्लस CP DT। जूल थॉमसन की रुद्धोष्म परिस्थितियां यहां पर लागू कर देते हैं हम। तो रुद्धोष्म परिस्थितियां लागू करने पर DH अपॉन DP एट कांस्टेंट टेम्परेचर DP प्लस CP DT इक्वल टू 0 होगा। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, DH अपॉन DP एट कांस्टेंट टेम्परेचर DP इक्वल टू माइनस CP DT। साइन ये इधर चला जाएगा, इसका साइन इसका चेंज हो जाएगा, अर्थात मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, DT अपॉन DP एट कांस्टेंट एंथैल्पी डेल्टा H कांस्टेंट एंथैल्पी इक्वल टू 1 अपॉन CP DH अपॉन DP एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
स्थिर एंथैल्पी पर गैस के दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर को जूल थॉम्सन गुणांक कहते हैं। मानी स्थिर एंथैल्पी, एंथैल्पी में चेंज नहीं होगा, एंथैल्पी स्थिर रहेगी, पर गैस के दाब के साथ ताप में जो परिवर्तन होता है उसकी दर को थॉम्सन गुणांक या जूल थॉम्सन गुणांक कहते हैं। इसको इस तरह म्यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अर्थ dH/dt, तो म्यू इक्वल टू 1 माइनस 1/Cp dH/dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या dH/dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस Cp म्यू आई के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसी तरह होता है जिससे इसको हम केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब थॉम्सन गुणांक की जो वैल्यू है वो कैसे दी जाती है, तो आदर्श गैस के लिए इसको कैलकुलेशन कराई हमने। आदर्श गैस की वैल्यू ऑफ थॉम्सन कोएफिशिएंट के लिए इस तरह से म्यू पाई बोल देते हैं, तो म्यू पाई की वैल्यू है -C/Cp। ये इस इक्वेशन के द्वारा हम इसको यो म्यू पाई की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसके लिए, आदर्श गैस के लिए। तो आदर्श गैस के लिए ये हो गया हमारे पास du/dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू 0 होता है, तो ये 0 हो गया। अतः एक आदर्श गैस के लिए पीवी एक स्थिरांक होता है, तो निश्चित ताप पर dPV/dP इक्वल टू 0 होता है। तो इस समीकरण में म्यू पाई की वैल्यू क्या होगी, 0 प्राप्त होती है। अतः आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान क्या प्राप्त होता है, 0 होता है। लेकिन वास्तविक गैस में ऐसा नहीं होता है। वास्तविक गैस के लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो धनात्मक होगी सामान्य ताप और न्यून दाब पर, किंतु दाब बढ़ाने पर गैस के आयतन में कम हो जाता है, अर्थात du/dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर सदैव ऋणात्मक ही रहेगा। अर्थात इसको कोष्टक के रूप में हम किसके रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव वैल्यू के रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो सभी गैसों के लिए सामान्य ताप पर न्यून दाब पर पीवी का मान पी के साथ घटता है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि गैस के लिए सदैव धनात्मक होने के कारण इसका मान कैसा होता है, धनात्मक प्राप्त होता है। वास्तविक गैसों के लिए बात करते हैं, तो वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का परिकलन वान डेर वाल्स समीकरण के द्वारा किया जाता है। ये एक मोल गैस पी प्लस ये वान डेर वाल इक्वेशन आपकी, इसको वान डेर वाल इक्वेशन में ये वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं, तो ये पीवी इक्वल टू पीबी प्लस A/V माइनस AB/V ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है। क्योंकि वान डेर वाल में ए और बी के मान बहुत कम होते हैं, तो अगर उसको नेग्लेक्ट पीवी इक्वल टू माइनस पी डीवी ए प्लस अपॉन वी आरटी, पीवी इक्वल टू आरटी प्लस पीबी ए अपॉन वी। यद्यपि एक मोल गैस के लिए बात करते हैं तो V इक्वल टू आरटी अपॉन पी, तो V का मान इसके अंदर पुटअप कर देंगे, तो पीवी इक्वल टू आरटी प्लस पीबी माइनस AP अपॉन आरटी, पी का भाग इसमें P के द्वारा डिवाइड करते हैं इसको, तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। टेम्परेचर के साथ इसका हम अवकलन कर देते हैं, तो अवकलन करने पर ये हमें इक्वेशन मिलेगी dV dt P इक्वल टू RP प्लस A। उच्च समीकरण को हम आगे सोल्व करते हैं तो इस तरह की वैल्यू हमारे को देखने को मिलती है। दोनों तरफ पीटी के द्वारा ये डेरिवेशन की फॉर्म में पीटी के द्वारा भाग देते हैं यानी डिवाइड करते हैं, तो इस तरह अगर हम देखते जाते हैं कि इनकी वैल्यू एक के बाद एक पुटअप करते गई और ए बी के लिए एक वास्तविक गैस के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं, तो वास्तविक गैस में ये हमें वैल्यू लास्ट में जाके प्राप्त होती है, यानी कि Vt और डेल्टा H अपॉन डेल्टा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर का इसमें वैल्यू और पुटअप कर दी, और पुटअप करने के बाद में लास्ट में म्यू की वैल्यू 1/Cp 2a RT माइनस b के बराबर प्राप्त होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कुछ न कुछ वैल्यू यहाँ पर होती है, वहां पर 0 होती है तो यहाँ पर स्थिर नहीं होता, जूल थॉम्सन का ताप पर निर्भर करता है। अतः 2a RT माइनस का मान b से जब ज्यादा होगा तो इसका मान धनात्मक प्राप्त होगा, और 2a RT b के जब बराबर होगा तो 0 प्राप्त होगा, और 2a RT जब b से ज्यादा होगा, b की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी, हमें ऋणात्मक वैल्यू हमें प्राप्त होती है। धन्यवाद।